राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वही एसएससी जीडी वालों 10 तारीख से एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा और काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। ऐन वक्त में क्या करा जाए, किस प्रकार से अपने स्कोर को हमें पुश करना है, किस प्रकार से जो है हमारा स्कोर 120 130 प्लस रहे, जिससे कि हमारा फाइनल स्कोर की हम टेंशन भाई भूल जाएं। हमेशा फाइनल मेरिट कहाँ जाएगी, क्या जाएगी, उसी से रिगार्डिंग ये वीडियो है। और कितना स्कोर सेफ रहेगा, कितना अटेम्प्ट हमें करना है, और लास्ट टाइम पर हिंदी में क्या पढ़ें, मैथ्स में क्या पढ़ें, जीएस और रीजनिंग में क्या पढ़ें, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है आज की, ठीक है। तो स्किप कहीं से भी कहीं तक मत करना इस वीडियो को भाई। अगर स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो में अगर आपको नॉइज आता है कोई किसी प्रकार का या कोई भी शोर शराबा आपको लगता है तो उसको इग्नोर करना। अभी फिलहाल मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो में किसी भी प्रकार। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले बात करेंगे हम मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है और कितना स्कोर इसमें सेफ रहने वाला है और कैसे आपको पढ़ना है। देखो, मैथ्स का बहुत ही एक अहम रोल है हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में, और खास करके जो हमारे एनसीआर के रीजन हैं, यहाँ पर आपके मैथ में पकड़ होनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आपका जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब तो चल जाता थोड़ा इधर उधर, लेकिन अगर जीएस आपका कमजोर है तो आपका मैथ्स होना स्ट्रॉन्ग जरूरी है। देखो, मैथ्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है तब तो अच्छी बात है, उसमें आप आराम से 18 19 20 का स्कोर कर लेंगे, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमजोर है तो आपको दिक्कत होनी तय है। तो मैं आपसे, देखो, जिसका वीक है, जिसका 10 12 ही स्कोर हो पा रहा है, उनसे कहूँगा कि आप मैराथन क्लास करें एक बार। RWA की मैराथन क्लास है वो कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। प्रीवियस ईयर एक बार सारे लगा लेना आप, ठीक है। पीडीएफ RWA की जो बुक है उसकी पीडीएफ है आपके पास अगर, तो वो पूरा बुक लगा लेना। प्रीवियस ईयर आपको लगाना जरूरी है इसमें, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो मैथ्स में आप ये करना है आपको जरूरी है, और मैथ्स का ये है। उसके अलावा देखो, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो आती है बहुत ही ज़्यादा आसान लेवल की आती है, और आज जितना भी आपने मॉक टेस्ट दिया ना लगभग वो ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पर कैलेंडर्स नहीं आती, क्लॉक्स नहीं आती। कैलेंडर किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप कैलेंडर भी करके जाना, शिफ्टिंग अरेंजमेंट भी, ये तो आएगा ही आएगा। तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर आपको लगाने बस, और कुछ नहीं करना। जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर लगा लो, बस काफ़ी है। और हाँ, एक चीज़ और जरूर याद रख लेना कि आपका स्पीड में इशू ना आए। जितने भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पर याद होने चाहिए टिप पर, ठीक है। यानी कि कैसे, जैसे आपने आपका वहाँ पर कुछ भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है। G7 पर है, M13 पर है, L12 पर है, ठीक है, O15 पर है, P16 पर है। इस प्रकार से आपको सब याद होना चाहिए। U21 पर है, 22 पर है, क्या V, ठीक है। सब आपको मतलब पूरा का पूरा A to Z आपको इनका ऑर्डर याद होना चाहिए, इनका इन्वर्स भी आपको उल्टा भी याद होना चाहिए। तो ये अगर आप कर लिया, बस इतना कर लो, इतना बहुत है, ठीक है। ये रीजनिंग का है, और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में आपको मैंने बता दिया। तीसरा चीज़ आता है हिंदी का। हिंदी देखो, हिंदी में क्या करना है आपको। हिंदी में बहुत आसान हिंदी आती है। आपने RWA का अगर मूक लगाया है या कहीं कहीं मूक लगाया तो उतना हार्ड हिंदी आती नहीं है एग्जाम में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का लेवल बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदी लेवल हार्ड कर दें, इंग्लिश का लेवल आसान कर दें। दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को हमें, कैंडिडेट्स को ध्यान रख के पेपर बनता है। तो आपका जो हिंदी का लेवल है वो आसान रहेगा, इतना हार्ड नहीं आता भाई। पिछली बार मेरे हिंदी में 25 में से 24 नंबर थे। एक क्वेश्चन को मैं टिक करना भूल गया था। 24 नंबर थे हिंदी में आउट ऑफ 25, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मॉक दे रहा हूँ तो किसी में 25 आता है, किसी में 30 आता है, किसी में 35 40 भी आता है। लेकिन मैं लेवल देख रहा हूँ मॉक्स का तो काफ़ी हार्ड इन्होंने लेवल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हिंदी की फिक्र जरूरत मत, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप, अगर आपके पास RWA की बुक है तो वो बुक कर लेना और प्रीवियस ईयर बना लेना, बस इतना ही हिंदी में करना है आपको, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सही क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप करके, ठीक है। तो हिंदी हो गया। अब आती है लास्ट में जीएस। जीएस देखो, जीएस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, मान लीजिए पॉइंट अब कि जीएस में क्या करें और क्या नहीं करें। देखो, जिनके पास टाइम है अभी, तो उनसे तो मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी अभी प्रीवियस ईयर हुए हैं हाल फिलहाल में, चाहे वो CGL का हो, CPO का हो, AWTPO का हो, STM का हो, या आपका स्टेनोग्राफर का हो, या जो JEE वाले एग्जाम हुए वो, और IMD वाले, ठीक है, साइंटिफिक IM जो भी था वो, तो ये सारे एक बार आप देख लेना इस बार की, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फंस जाते हैं जो इनमें आए हुए होते हैं। CGL में बहुत सारी शिफ्ट हुई हैं, लगभग 40 शिफ्ट में CGL हुआ है, तो CGL के 40 शिफ्टों के जीएस आपको करना है भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो समझता हूँ उनको। अगर आपने इतना कर लिया तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसेगा जरूर आपका, इतना पक्की बात है। मैं पिछली बार MTS के जीएस बना के गया था, और MTS का जीएस हूबहू कई सारे क्वेश्चन जो है मेरे GD के एग्जाम में मेरे आए थे। तो ये चीज़ आपको करना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और वो लिस्ट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं,
जीएस के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। 90% चांसेस हैं कि भाई ये आएंगे ही आएंगे। करंट अफेयर्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना जान लो कि कौन से टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है। पॉलिटी में आपको तो भाई पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी पूरी करके जाना। पॉलिटी में क्या क्या करना है आपको, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार और आपका मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो इनके आर्टिकल्स हैं, आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, आपकी अखिल भारतीय सेवा, और आपका जो भी है यूपीएससी, आईएएस एक्सेट्रा, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो मेन जो है आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग, दल बदल, आपको जितनी भी सूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ, और 22 के 22 आपके भाग, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा संशोधन कब हुआ, क्या हुआ, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये चीज़, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पॉलिटी में इतना, पॉलिटी स्कोरिंग में बता रहा हूँ, पॉलिटी में ही क्वेश्चन फंसेंगे आपके ज़्यादा। आप हिस्ट्री इतना लंबा चौड़ा कितना पढ़ लो, तुम्हें उसमें उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको पॉलिटी पढ़ने से होगा। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, पॉलिटी अच्छे से करके जाना। दूसरा, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास ये उतना नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्या है बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या इंपॉर्टेंट है, आपको गांधीयन एरा पढ़ना है पूरा। उसके अलावा आपका जो भी वाइसराइज हुए हैं, गवर्नर्स हुए हैं, गवर्नर जनरल्स हुए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। पंचवर्षीय योजना, ये पता कर लेना कि पता होना जरूरी है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ की शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था, क्या नारा था, क्या एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। पंचवर्षीय योजना, वाइसराय, ये पक्का आपसे आएगा क्वेश्चन, ये बता देता हूँ, ठीक है। गांधीयन एरा पूरा, जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे वो सब, ये इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण है, सारी की सारी लड़ाइयाँ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास अब समय नहीं है तो ये जरूरी बनता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो ये चीज़। उसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, इतिहास में आपका जो सिख धर्म है, इसके बारे में जरूर आ सकता है आपके लिए सवाल। सिख धर्म के ऊपर, सिख धर्म इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे गुरुओं के बारे में, कौन क्या कैसे, वो सब पढ़ के जाना अभी जरूरी है। थोड़ा बहुत अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पढ़ के जाना ये भी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इतना मोटा मोटा। बाकी बीच बीच में काफ़ी कुछ है। अगर आप अभी लास्ट टाइम पर स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी हिस्ट्री में ज़्यादा। अगर मुगल एम्पायर बहुत बड़ा है, कितना पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। थोड़ा सा मराठाओं की लड़ाई वड़ाई सब देख लेना, कौन सी लड़ाई कहाँ पर हुई थी। पानीपत हो गया, बक्सर हो गया, और आपका जो भी जितने भी हैं सारी लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो पहली बात ये। और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो भाई ज्योग्राफी भी थोड़ा सा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। देखो, नदियाँ, झीलें, तालाब, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। स्टैटिक के फॉर्म आप लेके चलना। यूट्यूब पर चैनल सर्च कर लेना, एक कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, यूट्यूब पर है, और शॉर्ट ट्रिक में उसे याद करते ना, टॉपिक लिख लेना झील, और इंपॉर्टेंट झील आती है। देखिए, ज़्यादा अंदर डीप पर झील नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट झील पूछता है। इंपॉर्टेंट आपके नदियों के बारे में, आपके बांधों के बारे में, आपके जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, कौन सा आपका दर्रा कहाँ पर है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ये पढ़ें। तो ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भाई आप पढ़ के जाओ कुछ और आएगा कुछ और एग्जाम में, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम आप जीएस में दे रहे हो, उससे अच्छा तो उसको आप उतना टाइम आप मैथ्स को दे दो, आपका ज़्यादा बढ़िया स्कोर हो पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का। और बायोलॉजी में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ विटामिन्स पढ़ने हैं, और थोड़ा बहुत आपके विटामिन्स हो गए, थोड़ा बहुत आप कोशिका के बारे में पढ़ लेना, बस ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स और कोशिका। क्योंकि बात ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर अभी इस टाइम में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाने वाले। ये लास्ट टाइम आपको इतना जरूर करना है, क्योंकि स्कोर तभी होगा जब आप इन सबको एक बार देखोगे। फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ यूनिट्स पढ़ लेना। केमिस्ट्री में कुछ मत पढ़ना, केमिस्ट्री में कुछ अब ज़्यादा है नहीं। थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो है आप कुछ जैसे कि सूत्र होते हैं रासायनिक, वो आप याद कर लेना उनके, जैसे कि हल्का हल्का, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या बेकिंग सोडा, इस प्रकार के हल्के अगर याद कर सकते हो तो कर लेना भाई, अगर उस फील्ड से हो तो। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री से भी याद करने का कुछ। इकोनॉमिक्स है, कुछ छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को रहने दो, भूल जाओ इकोनॉमिक्स को, जो होगा वहाँ देखी जाएगी। इकोनॉमिक्स को कुछ याद करने की। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टैटिक जीके है। हाल फिलहाल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो स्टैटिक जीके के आप बना के जाना, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस संगीत से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो इस बार भी बार आप बना के जाना भाई जरूर। त्योहार, तीज त्योहार, ये सब तो आता ही है, आपको पता है। अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चंस बना लेना किसमें क्या आया हुआ है, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर इसमें हेल्प मिल पाएगी। स्टैटिक बहुत ज़्यादा आएगा, स्टैटिक का ही बहुत ज़्यादा रोल है। करंट अफेयर्स
क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में? स्पोर्ट्स अभी हाल फिलहाल में जो हुए हैं वो आप कर लेना। स्पोर्ट्स आपका फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक, पैरालंपिक, आपका एशिया क्रिकेट कप जो है वो, उसके अलावा आईपीएल के बारे में थोड़ा बहुत, आपको कोई बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है वो, और आपका रेसलिंग हुई है, आपका रेसलिंग चैंपियनशिप होती है वो, और उसके अलावा ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में अभी कुछ फ़ायदा है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आपका पेपर फरवरी में है, तो आप इसको और ज़्यादा डीप में देख सकते हैं, नहीं तो मैं तो कहूँगा मैथ्स की प्रैक्टिस करो, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए भी रहेगा। अब बात आती है, देखो इतना काफ़ी है, अभी करंट अफेयर वगैरह सब कर लेना खुद ही। अब मैं बात करता हूँ कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए। देखो अगर आप एनसीआर के स्टेट से हो, यानी कि यूपी से हो, आप हरियाणा से हो, पंजाब, आपका उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, इस प्रकार के क्षेत्रों से हो, मध्य प्रदेश, तो आपका स्कोर कम से कम, भाई मैं समझता हूँ जिस प्रकार का पेपर का लेवल रहने वाला है वो आपको 115 120 तो आपको करना ही पड़ेगा स्कोर। यानी कि लगभग लगभग आप समझ लीजिए 55 से ऊपर आपको करना ही है हर हाल में। 55 नहीं, मैं तो कहूँगा 60 ही स्कोर आप करके 60 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही करने हैं वहाँ पर, अगर आप एनसीआर की इन रीजन से हो, जनरल कैटेगरी से हो तो। 120 आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लेवल इतना हार्ड नहीं आने वाला जितना आरडब्ल्यू का दे रहा है टेस्ट में। तो 120 प्लस आपको हर हाल में स्कोर करना ही पड़ेगा, समझे? 120 प्लस मतलब 120 ऐसा नहीं कि 120 बस, 125 तक भी अगर आप स्कोर करते हो तो और अच्छी बात है। यानी 120 से कम नहीं होना चाहिए स्कोर, 120 से ऊपर ही आपको स्कोर रखना है, ये है। उसके अलावा कि इतनी वैकेंसीज़ है, इतनी वैकेंसीज़ है, उन सब पर ध्यान मत दो। 120 प्लस आपको स्कोर रखना है। अगर आप अभी कमज़ोर हैं तो, अगर आपका स्कोर अभी 105 110 हो रहा है तो आप 120-25 तक आराम से जा सकते हो वहाँ पर एग्ज़ाम में, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 125-30 आराम से स्कोर किया जा सकता है। और बाकी जो भी हैं आपके बॉर्डर नक्सल, उनका तो भैया ऐसा है कि किसी का 100 नंबर पर भी सिलेक्शन होगा, किसी का ऐसे भी होगा जो 80-90 नंबर पर भी सिलेक्शन ले जाएगा। 80 नंबर क्या, उससे भी कम में सिलेक्शन होता है, 70 नंबर पर भी सिलेक्शन यहाँ पर होता है, हमने देखा है। ठीक है, आप 75% नंबर लाओगे तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला एनसीआर के रीजन्स का। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 40% 45% पर भी सिलेक्शन ले जाते हैं यहाँ पर। जेडी का तो सिस्टम ऐसे खराब सिस्टम है यहाँ का। तो अपने तरफ से आपको फुल अपना बेस्ट देके आना है, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, वो आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान में रख लेना। ऑल द बेस्ट आपको। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसकी जेडी के ऊपर, बाद में बनाएंगे अब, तो एग्जाम जब हो जाएगा। तो इतना ही ये वीडियो में मैं रखना चाहूँगा, इसको बहुत लंबी हो गया है, और बीच में साउंड नॉइज़ एरर जो भी है उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबसे विदा चाहूँगा, और ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा हो, मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से। जय श्री राम।